नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 और ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा क्लास 10 के लिए। और इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में। आप सोच रहे हो कि इसके पिछले वीडियो का क्या करेंगे, ठीक है ना, यानी कि पिछले चैप्टर का क्या करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, तो वो आपका 11th के लिए भी था और 10th के लिए कंबाइंड था। फिर भी मैं कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। क्लास 10 का जो एपी में जो टॉपिक दे रखा है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें जो छोटी छोटी बातें दे रखी है उस पर मैं गौर करवा दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो इसकी जो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है 11th क्लास के लिए, आप वो भी आपके लिए कारगर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा दूँ तो समझते हैं इस बात को। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए और साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि टारगेट है ये आपका 3 से 4 महीने के बीच में मैं जितना भी एनसीईआरटी का बुक है आपका यानी कि मैथ का सिलेबस उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा और आफ्टर दैन इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें सीबीएसई का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर बिहार बोर्ड का हो या फिर किसी और बोर्ड का हो, उस सारे को क्वेश्चन में मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप समझ सको हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ को गौर करना है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी अरिथमेटिक, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके जो पिछले वीडियो होंगे, पिछले वीडियो नहीं मतलब कि जो पिछले चैप्टर से बच गए उसे मैं पीछे के वीडियो में कभी डाल दिया करूँगा, आप देख लेना। सबका वीडियो ऑलरेडी है, बस अपलोड करना बाकी रह गया है। तो आज हम लोग एपी करेंगे, हिंदी में बोलते इसको समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर जो हिंदी मीडियम के हैं चिंता मत कीजिएगा, मैं दोनों को सोचूंगा बाइलिंगुअल में, दोनों के लिए मैं लिखूं, हिंदी में भी लिखूंगा और आपका इंग्लिश में भी लिखेगा। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म इसका है एपी, ठीक है। आप हिंदी में मत करना सहस्र, ऐसा कुछ मत कर देना। इंग्लिश के लिए ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, इसका मतलब शॉर्ट में उसको बोलेंगे एपी। अगर देखो समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है, समान अंतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कि श्रेणी का मतलब तो पता ही है आपको, सीरीज होता है, सीरीज यानी कि श्रेणी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का वो श्रेणी जिसमें जितने भी टर्म दे रखे हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि आपका समांतर श्रेणी में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे दे दिए 5 और इसमें आप जो इच्छा है से जोड़ दो, जो इच्छा है से जोड़ो कि 5 में आप क्या जोड़ना चाहते हो या फिर घटाना चाहते हो। अगर मैं कहूँ कि 5 में मैं 2 जोड़ दूँ तो ये आपका 7। अगर आपने इसमें फर्स्ट टाइम 2 को ऐड किया है तो कंटिन्यूसली आपको 2 को ही ऐड करना पड़ेगा, यानी 5 के बाद 2 जोड़ने पर 7 आया, 7 में अगर 2 जोड़ोगे 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ोगे 11। और ये चीज़ कंटिन्यू अगर आगे बढ़ते हुए रहा तो इस सीरीज को जो लिखे हुआ टर्म है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि ये आपका एपी में है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में। बात क्लियर हो गई इतनी। आप चाहो तो निगेटिव वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर मैं -10 लूँ, इसमें अगर मैं 2 जोड़ूँ तो ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा, फिर से 2 जोड़ूँ तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर से 2 जोड़ूँ तो माइनस का 4। तो ये भी देखिए 2 जोड़ने पर ऐसा बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये भी क्या है, आपका एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ इसी तरह से सवाल दे रखे हैं कि आपको क्या करना है कि एपी में है या फिर नहीं है, उसे आपको बताना है चेक करके। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ आपसे यहाँ पे कि 5/2, क्या बोलूँ 5/2, और इसके बाद बोलूँ मैं यहाँ पे 3/2, आफ्टर दैन 1/2, उसका फिर से -1/2। तो इस तरह से अगर कोई आपका सीक्वेंस आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट है, यानी कि नीचे आप लोग हिंदी वाले बोलोगे हर, ऊपर वाले को बोलते हैं ना अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हो आप, अंश बोलते हो, और नीचे वाले को बोलते हो आप हर, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पार्ट अगर इक्वल आ रहा है तब आपको चेक करने के लिए कहा जाए कि आपका एपी में है कि नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चेक करना है, बस इसके हर का वैल्यू यानी सॉरी अंश का वैल्यू को चेक करना है कि 5 से 3 गया कितने का डिक्रीमेंट है, 2 का, 3 से 1 गया फिर से 2 का, 1 से -1 गया फिर भी 2 का, क्योंकि 1 से पहले जाएगा 0 और 0 के बाद -1 यानी फिर भी 2 का। फिर -1 से अगर यहाँ पर मैं कहूँ अगला टर्म तो -3/2 कर दोगे,
क्योंकि -1 के बाद -2 आफ्टर देन -3, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। क्लियर? ये भी आपका AP में है। इतनी सी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो हमें इसी के बारे में आज पढ़ना है चैप्टर में। आगे का कुछ टॉपिक देखते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, और जो एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में और एडेड था पहले से, अगर उसे देख लिए होगे तो समझने की ज़रूरत ही नहीं इतनी, आपको रिवीजन हो गया होगा इतना के लिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई सीक्वेंस दे रखा है, 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे करके, अगर मैं बोलूँ कि 20वां टर्म निकालिए, क्या निकालना है? 20वां टर्म, यानी कि 20वां पद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 12th टर्म। ठीक है, टर्म दे देगा ऐसे। तो इसके लिए फॉर्मूला का जो इस्तेमाल करना है, आपको निकालना है क्या? n = a + n - 1 × d का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अब हर चीज़ को समझते हैं बारीकी से कि यहाँ पर an क्या है। तो an जो होता है ये आपका लास्ट टर्म होता है। क्या बोलता है इसको? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद बोला जाएगा। दूसरी बात a क्या है? a को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। a को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम पद। ठीक है, एक और आता है n। n का मतलब होता है कौन सी संख्या चाहिए आपका। ये तो आपको वेरिएबल है, ये आपको चेंज होते रहता है। अगर यहाँ पे बोला है 20, यानी कि 20वां पद। अगर बोलेगा 30 तो 30वां पद, यानी कि n का वैल्यू तो चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे d का मान समझते हैं। d क्या होता है? d को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्व अंतर। क्या बोलते हैं हिंदी में? सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब कि सभी में अंतर क्या है। एक कॉमन डिफरेंस पे एक और चीज़ है, बारीकी से आप समझ लो उसको, कि अगर कोई AP है या फिर नहीं है, उसको अगर चेक करना पड़े तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट टर्म आपका A1 है, सेकेंड टर्म आपका A2 है, थर्ड टर्म आपका A3 है, फोर्थ टर्म आपका A4 और A5, इस तरह से कंटिन्यू आपका AP के लिए प्रोसेस जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, A2 - A1। तो ये आपको क्या दे देगा? डिफरेंस का वैल्यू दे देगा। ठीक है, और आपको पता है कि AP में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आपका इक्वल ही होता है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो आपका AP कहलाएगा ही नहीं। तो A3 में से A2 को घटाओगे, A3 में से A2 को घटाओगे, या फिर A4 में से A3 को घटाओगे, A4 में से A3 को घटाओगे, या फिर A5 में से A4 को घटाओगे, सारे के सारे क्या देंगे? ये आपका डिफरेंस ही देगा, और सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब बीच में आपको इक्वल टू लगा लेना है। क्लियर? बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो AP चेक करने का तरीका क्या है कि जस्ट नेक्स्ट पद में, यानी कि नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अगले पद में पिछले पद को घटा देना है। बात क्लियर इतनी समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हम लोग अब चैप्टर की तरफ, जो आज का क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज फर्स्ट में। इतनी सी बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अपना अपना बुक निकाल लीजिएगा। देखिएगा, एक्सरसाइज आपका ये चैप्टर जो है समांतर श्रेणी का, ये चैप्टर नंबर आपका 5 है NCERT बुक से। और इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में पढ़ के सुना दे रहा हूँ, और इंग्लिश और हिंदी दोनों का जो क्वेश्चन है मैं ऊपर दिखा दूंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को तो मैं लिख ही दूंगा यहाँ पे। लाइट का इशू है, थोड़ा सा डरिएगा मत। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। यानी कुछ नीचे आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस, उसको पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद आपको ये बताना है कि AP में है या फिर नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। ठीक है, दोनों के बारे में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का दे रखा है ये कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी आप जब गाड़ी पे सवार होते हो तो 1 किलोमीटर का किराया होता है, 2 किलोमीटर का किराया होता है, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, अब समझो इस बात को कि ये आपका सड़क है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑटो वाला ऐसे आके अपना ऑटो लगा रखा है। पता नहीं कैसा ऑटो बनेगा, जैसा भी बने आप समझ लो। ये तो स्माइली बन गया, कुछ ऐसे बना लो, ऑटो वाला है, समझ लो बस कि ऑटो है आपका।
जैसा भी ऑटो है ऑटो रहेगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम ऑटो में आप इंटर करते हो तो बोलता है क्या आपको कि 15 रुपया 1 किलोमीटर का लूँगा मैं। कितना? 15 रुपया 1 किलोमीटर का, यानी 15 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है। जब ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए यहाँ पे आएगा 2, जबकि अगर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए जाएगा, सेकेंड किलोमीटर के लिए जाएगा, तो क्या हो रहा है कि अब 8 रुपये जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है? 8 रुपये। यानी जैसे ही आपने फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड एंड फोर्थ किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू आपने ट्रैवल किया, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ट्रैवल करोगे तो आपसे चार्ज कितना करेगा ये रुपया में? ये दूरी के लिए रुपया है, तो बोलेगा क्या कि 15 रुपये मैं आपको चार्ज करूँगा। 1 किलोमीटर के लिए कितना? 15 रुपया। और सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या करेगा कि ये 15 किलोमीटर तो यहाँ पर है, अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपये आपको एक्स्ट्रा जोड़ता है। इसी प्रकार अगर 3 किलोमीटर की बात है तो फिर से क्या करेगा? 8 रुपये और जोड़ देगा। 15 + 8 + 8, और ये प्रोसेस आपका यूं ही चलता हुआ चला जाएगा। तो फर्स्ट में बताइए, जब 1 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा तो कितना लगा होगा? 15 रुपया। नेक्स्ट किलोमीटर के लिए यानी कि जब 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो 23, और आगे इसी तरह से बढ़ते रहेगा, 31 जाएगा ना, 31, और ये आपका 39, इस तरह से आपका बढ़ते हो जाएगा। तो आप ही बताइए क्या ये एपी में है? देखिए तो ज़रा, आपको एपी के चेक करने के लिए क्या बताया गया था कि अगर कोई सीक्वेंस बन रहा है आपका, जब कोई सीक्वेंस बन रहा हो तो आपको क्या करना है कि अगले वाले पद में पिछले वाले पद को घटा देना है, यानी कि नेक्स्ट पद में प्रीवियस टर्म को, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताइए यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? ये 23 - 15 कितना का डिफरेंस है? 8। एक और चेक कर लो डिफरेंस के लिए कि 31 माइनस में 23 इक्वल टू कितना आएगा? ये भी 8 आएगा। एक और चेक कर लो आप यहाँ से कि डिफरेंस निकालना है आपको, 39 में से 31 घटाओगे, ये भी कितना आएगा? 8। यानी कि ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, सभी का डिफरेंस क्या हो गया? सेम टू सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है वो आपका क्या है? एपी में है। बात तो समझ गए हो क्लियरली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग नोट्स बनाते चलना, शेयर करते चलना, क्योंकि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन मतलब होता है सिलेंडर। अब आप सिलेंडर बना लो, यहाँ पे पहले क्या कर लो, एक छोटा सा सिलेंडर बना लो। ये आपका कुछ इस तरह से सिलेंडर होगा। यहाँ पे आप इसको रेडियस मान लो कि आपका रेडियस होता है, ठीक है। ये सब 9th में ही पढ़ना था, लेकिन आपको मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में फिर से इसको पढ़ना ही है। और कुछ हाइट भी होगा ना, कुछ हाइट भी होगा इसका, यानी कि ऊंचाई। अब आगे पढ़ते हैं। सिलेंडर तो बन चुका हमारा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। अब ये हुआ क्या? जितना भी इसमें वॉल्यूम रहा होगा, जितना भी इसमें क्या रहा होगा? वॉल्यूम, यानी कि हवा की उपस्थिति रही होगी, ठीक है। यानी कि ये सिलेंडर जितना भी एयर को कंटेन कर रखा होगा अपने अंदर, तो एक क्या है? पंप है जो इसमें से एयर को बाहर रिलीज करता है, बाहर निकालता है। तो वो क्या करता है कि जितना भी इसमें अंदर हवा है ना, उसका 1/4 यानी कि 25% हर बार निकाल लेता है। यानी कि अभी जितना है उसमें से 25% निकाल लिया। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? जितना बचा हुआ रहेगा फिर से उसमें से 25% निकाल लेगा। फिर जो बाकी बचा उसमें से फिर से 25%, फिर जो बाकी बचा उसमें से फिर से 25% निकाल के ये कंटिन्यू करते रहेगा। तो ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे बना के बताऊँ आपको तो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि एक शॉर्ट फॉर्म मान लेता हूँ कि ये आपका 1/4 निकालता है ना। कितना निकालता है? 1/4 भाग निकालता है हर बारी, ठीक है। अगर 1/4 भाग हर बारी निकालता है और हमें एपी चेक करने के लिए मिनिमम कितनी टर्म चाहिए? मिनिमम 3 टर्म चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पर 3 ना लेके 4 टर्म ले लेता हूँ। तो अगर 4 टर्म लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप क्या करो, बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप पावर 4 लगा दो। क्या लगा दो? पावर 4 लगा दो। और पावर 4 लगते ही ये क्या वैल्यू हो जाएगा आपका कि ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1/256। कितना हो जाएगा? 1/256, क्योंकि 4 जो पावर 1 पे भी जाएगा, इसका मतलब 1 का 1, और ये 4 पावर 4 पे भी जाएगा, तो 4 चौका 16, 16 और 16 नहीं होता है 256,
ठीक है। तो आपका पूरा पूरी कितना आएगा 256, 4 में 4 से करोगे 16, 16 में फिर से 4 से करोगे 64, 64 में फिर से 4 से करोगे गुना 256 आएगा। अभी आप मान लो कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 256, ठीक है। कितना मान लोगे 256 क्यूबिक सेंटीमीटर मान लो, या फिर जो मानना है मान लो, बस आप 256 ये मान के चलो, ठीक है। मैग्नीट्यूड का क्या लो 256। आप समझते हैं यहाँ पे इस बात को कि जब वॉल्यूम था फर्स्ट टाइम जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो कितना था 256 रहा हो, ठीक है। ये हमारा माना हुआ है, लेट कर लीजिए यहाँ पे, हमने माना ऐसा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था 256 था। अगर फर्स्ट बारी यानी कि फर्स्ट टाइम जब सिलेंडर पूरा फुल फिल था 256 था, क्लियर। सेकेंड टाइम में क्या था, सेकेंड टाइम में हुआ क्या कि एक पंप आया और उसमें से 1/4 भाग निकाल लिया। एक पंप आया उसमें से क्या निकाल लिया 1/4, तो 256 था ना, 256 का अगर 1/4 करोगे तो आपका कितना बार में कटेगा 64 टाइम में कटेगा। कितना बार में कटा 64 टाइम में कटा। डैट मीन्स ये हुआ कि 256 तो पहले था और इसमें से क्या किया 64 जो बचा वो आपका निकाल के ले गया। 64 क्या किया निकाल के ले गया, तो इसमें घटाओगे 6 में से 2 गया 4, ये आपका कितना हो जाएगा 19, यानी कि आपका है वहाँ पर हो जाएगा 192। कितना बचा आपका 192 बचा। अब क्या किया, अब इतना पार्ट बचा हुआ इसमें से क्या होगा, फिर से क्या करेगा कि 1/4 भाग निकाल के ले लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, ये तो हो गया कंप्लीट आपका। अब 192 का फिर से 1/4 क्या करेगा निकाल लेगा। ये कैंसिल करो, कटेगा क्या, ये आपका कटेगा 400 का 16 और 800 का 32, 48। यानी इस बारी क्या किया कि 48 निकाला। 48 किस में से निकालेगा, इसमें से निकालेगा। तो आप लिख लो यहाँ पर कि अगर 192 में से 48 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये गया आपका 4, ये कितना होगा 8, 144 आया। यानी कि थर्ड टाइम में जो वॉल्यूम बचेगा उसका वो आपका 144 ही बचेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब फिर से करते हैं एक बारी और, ये सब बस कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से करते हैं क्या कि अगर 144 अभी बचा हुआ है तो इसमें से फिर से क्या करेगा, फिर से पंप आएगा और 1/4 भाग निकाल देगा इसका। तो 1/4 भाग फिर से निकाल लिया। ये कैंसिल करोगे आप, कितना बार में जाएगा, ये 4 3 12 और कितना जाएगा 2 पर 8 36 है ना 36। यानी 144 में से 36 इस बार ही निकाल लिया। तो 144 पहले का था, इसमें से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आएगा आपका, ये 8 और ये जाएगा आपका 10, 108 आएगा फोर्थ टाइम में। और ये कंटिन्यू आपका ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो बस चेक करने के लिए 3 टर्म मिनिमम आपको काफ़ी है, मैंने यहाँ पे 4 टर्म का उपयोग कर लिया है। अब सब्ट्रैक्ट करके देखो ज़रा कि इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इधर से निकालो आप, इधर से निकालो इन दोनों का डिफरेंस। तो 256 माइनस का 192 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट कर देखो ज़रा। ये तो गया 4 और कितना हो जाएगा ये 6, 64। सेकेंड टाइम जब निकालोगे वॉल्यूम 3 में से वॉल्यूम 2 को तो भी आपका डिफरेंस निकल जाएगा 144। ये निगेटिव वैल्यू होगा ना, मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर सब माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। 192 माइनस 256 क्योंकि वॉल्यूम तो डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे करोगे 144 माइनस में 192, ये कितना आएगा 2 है 4 है 8 4 12, ये 48 आ जाएगा आपका माइनस में। फिर से डिफरेंस निकालोगे, V4 में से V3 को घटाओगे 108 और माइनस का 144, ये सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 36 ना, 814 36, ठीक है। ये निगेटिव में जा रहा है। तो क्या सभी डिफरेंस जितना भी डी का मैंने वैल्यू निकाला क्या आपका ये इक्वल आया, क्या नहीं ना आया। अगर ये इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, ये जो बन रहा है सीक्वेंस, ये आपका क्या है AP में नहीं है। AP में क्या है, ये आपका नहीं है। इतनी सीधी बात समझ में आ गई है। तो बस हमें ये चीज़ समझाना है, थोड़ा सा ही डीपली जाएगा नॉलेज, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही ओरली बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और समझाना ज़रूरी है, तो मैंने समझा दिया। आप चाहते तो यहाँ पर V या फिर X मान के भी बना सकते थे, लेकिन उसमें कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता जो कि थोड़ा सा मुश्किल है अभी समझाना, क्योंकि अभी आपका नया नया ही चैप्टर है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपको पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और समझ रहे हो ना कि अगर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपको पहले ही डर लग जाएगा इस चैप्टर से, फिर इसको कर नहीं पाओगे आप। शुरू में डर अगर आ जाए किसी चीज़ से तो उसे करने में भी हमेशा डर लगा रहता है। तो मैं इसको बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजी लगे। तो ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो हम लोग इसको करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नहीं
हमेशा आदत हो गया मैं नेक्स्ट चैप्टर करने का, लेकिन उसके लिए सॉरी। हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया है बिल्कुल बारीकी से। अब हम जो है 3rd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन जो भी होगा कंटिन्यू करेंगे, आएंगे, क्वेश्चन करेंगे और जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।